बच्चों, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल। 14 से 15 न्यूमेरिकल हमने इस वीडियो में किए हैं और उनमें से एक न्यूमेरिकल ये था जो था सीबीएसई 2023 का पेपर सेट नंबर 2 पेपर का ये क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। उसके लिए हमें सूत्र याद होने चाहिए। तो इस वीडियो में हमने उन सूत्रों को बताया है जिन सूत्रों से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं, उनका तरीका देख सकते हैं। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन किसी प्रकार का जो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो और जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो आपके एकदम समझ में क्लियर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके एकदम डाउट क्लियर हो चुके हैं, आपके कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा, यानी डाउट है, तो फिर इसके जो पीछे हमने जो वीडियो बनाए हैं टोटल 5 लेक्चर के, इसके बाद एक और आएगा, ये 6ठा लेक्चर है। तो उसमें आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि उस वीडियो में हमने इस तरीके से पढ़ाया है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। हर चीज का कारण बताया गया है, इस चीज का क्या रीजन है, इस पॉइंट को हमने क्यों लिया है, ये सब चीज हमने बताने की वहाँ पे पूरी कोशिश की है। तब आप उन वीडियो को देख के फिर इस वीडियो को देखो, जिससे आपके जो कंसेप्ट है सभी क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको बहुत मस्त पसंद आएगा, बहुत बढ़िया हेल्प करेगा आपकी नॉलेज को गेन करने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर इसके बाद में ये सबसे लास्ट का क्वेश्चन हमने किया है। तो देख सकते हैं कि किस टाइप का सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा है और आरबीएसई भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के बने हैं। तो अब मिलते हैं बच्चों वीडियो में, और वीडियो को आप एंजॉय करना, लास्ट तक देखना, तब आपकी एकदम चीजें क्लियर हो जाएगी। हमने एक एक क्वेश्चन के साथ ये बताया है कि अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन हो सकता है कि जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, या कोई ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि वहां पे हमें किताब में नहीं मिले कोई पॉइंट, लेकिन उस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया है। और एक हमारा लेक्चर नंबर था 3 और लेक्चर नंबर 5, उन दोनों के हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। लेक्चर नंबर 3 था प्रतिरोधक और प्रतिरोध, उसके भी हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखो और कमेंट में अपना जो डाउट है वो भी आप कमेंट में लिखना बच्चों, जिस तरीके से हमें आपका वो क्वेश्चन मिल सके और हम अगली क्लास में टाइम लेके उस डाउट को आपका क्लियर कर सके। अब मिलते हैं वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन जो पिछले साल में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को करने पर हमारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन 4 क्वेश्चनों से शुरू करते हैं, इसके बाद में और क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है और जो चौथा क्वेश्चन है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, और दोनों अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। आपको देखना है दोनों एक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम पहले देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, श्रेणी क्रम में R1, R2, R3, R4 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, तो इनके संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो श्रेणी क्रम का जो हमारा पिछला लेक्चर था तुल्य प्रतिरोध का, उसमें हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 तक तो श्रेणी क्रम के 3 प्रतिरोधकों को जोड़ के हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया था, ये तुल्य प्रतिरोध आया था। अब यहाँ पे चौथा और पूछ लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, जहां पर R3 आ रहा है उसके साथ में क्या लिख दो, R4 लिख दो। तो इसका आंसर ये होगा। और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, प्रतिरोधकों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, उस लेक्चर को बच्चों देखो। उसको देखोगे तब आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये 3 तो जुड़े हुए हैं, 3 का तो बताया था हमने, चौथा और आएगा तो उसको साथ में जोड़ना है, ठीक है, और कुछ वहां पे अलग चीज नहीं करनी। अगर 5 आएगा तो भी इसके साथ में क्या जोड़ सकते हो, 5 जोड़ सकते हो। तो घबराने की, डरने की बात नहीं है, हमें एकदम कंसेप्ट क्लियर है। 3 का है तो भी वही तरीका है, 4 जोड़ोगे तो भी वही तरीका है, ठीक है। तो 4 आएंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 तक हमें लिखना है। वहां पे जो प्रक्रिया हमने कराई थी वो आपको देखनी है। देखो ये देखो क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत संधारित्रों यानी उपकरणों को समांतर यानी पार्श्व क्रम में संयोजित क्यों करते हैं। जो हम घर में जो उपकरण काम में लेते हैं वो सभी उपकरण क्या होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में क्या समान रहता है, विभवांतर समान रहता है। समांतर क्रम में अलग क्या चीज रहती है, धारा का मान अलग अलग होगा। तो अगर विभवांतर समान होगा तो उन्हें एक तरीके से पर्याप्त वोल्टेज मिलेगी, सभी को पर्याप्त वोल्टेज मिलेगी, सभी को एक समान वोल्टेज मिलेगी। लेकिन उनका प्रतिरोध जिस प्रकार से है उस प्रकार से वो अपनी धारा ले लेंगे। उस स्थिति में उन्हें विभवांतर समान मिलेगा, धारा अलग अलग मिलेगी। समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि विभवांतर का मान क्या रहता है, समान रहता है। विभवांतर समान मिलेगा तो उपकरण बढ़िया तरीके से काम करेंगे, ठीक है। अब देखो ये देखते हैं ये क्वेश्चन देखो एक ही क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, हमें क्या पूछा गया है, हमें ये पूछा गया है कि ए व बी
ए व बी के मध्य क्या पूछा है, प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध पूछा है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पी व क्यू के मध्य तुल्य प्रतिरोध। देखो इसको हम इसमें बदल सकते हैं क्या, इसको देखो इसमें बदल रहे हैं। देखो ये आपका ए हो गया, ठीक है, ऐसे बना दो, ये एक, ये हो गया सी बिंदु, ठीक है, और ये मान लो दूसरा, और ये हो गया एक तरीके से इस तरीके से, और ये हो गया ऐसे, ये हो गया बी। तो देखो ये चित्र को हमने ऐसे बना दिया, ये कितना ओम है, 2 ओम है, ये भी कितना है, 2 ओम है, ये कितना है, 4 ओम है। तो इस तरीके से आ गया। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन सेम ही है, दोनों में एक ही आंसर आएगा, ठीक है, तो चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। तो देखो अब करते हैं इन क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें, जो हमने पिछला वीडियो था उसमें तरीका बताया था कि 2-3 सूत्र निकाले थे, उन सूत्रों को अगर आपको याद है तब इन क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखो सूत्र क्या क्या थे वो देखते हैं हम, ठीक है, एक बार यहाँ पे जगह बना रहे हैं। तो समांतर क्रम का जो सूत्र था वो देखो, एक था 1/RP प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार से हमने देखा था, ठीक है। और अगर दो प्रतिरोध जुड़े हों तो उनका सूत्र हमने निकाला था समांतर क्रम के लिए, R1 R2 R1 प्लस R2। ये दो सूत्र आपको याद होने चाहिए समांतर क्रम में जब प्रतिरोध पूछे तब। और श्रेणी क्रम का क्या था, श्रेणी क्रम में था RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये 3 सूत्र हमें आने चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो ये दो क्या है, ये दो श्रेणी क्रम में है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे भी दो श्रेणी क्रम में है। देखो इसको करते हैं, इसको हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो देखो श्रेणी क्रम में होगा तब क्या होगा, प्रतिरोध जुड़ेगा, यानी 2 ओम प्लस 2 ओम कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 4 ओम, तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया इनका, 4 ओम, ठीक है। तो ए और बी के मध्य ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 2 प्लस 2 ये कितना हो गया, 4 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, नीचे वाला 4 ओम है ही। अब देखो ये समांतर है, तो समांतर जब दो समांतर होते हैं प्रतिरोध तो उसका ये सूत्र है। तो इस सूत्र में दोनों का मान रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। पहला प्रतिरोध 4 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध 4 ओम का है। पहला प्रतिरोध प्लस दूसरा प्रतिरोध, ऊपर कितने हो गए 16, नीचे कितने हो गए 8, तो काटे कितना आ गया, 2 ओम आ गया। इसका आंसर भी 2 ओम आएगा और इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 ओम आएगा। एक तरीके से ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हुए। अब हम देखते हैं और मजेदार क्वेश्चन जो आपने शायद पहले देखे होंगे। और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये 4 क्वेश्चन और है, इसके बाद हमें और क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 4 समान प्रतिरोध, 8 ओम के 4 समान प्रतिरोध है, इनका श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध है RS तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है RP। तब इस RS और RP का अनुपात बताना है और ये दे रखे हैं 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन हम करेंगे तब हमारे ये क्वेश्चन भी, नीचे वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो कंसेप्ट है कि जो मेन जो पॉइंट है टॉपिक के वो अगर हम समझ गए तो क्वेश्चन कैसे दे दो आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें 4 प्रतिरोध लिए गए हैं और चारों 8 ओम के हैं। पहले उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, फिर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया, उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, फिर दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो हम चेक करते हैं कि कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे करें, ठीक है। तो देखो हमारे पास सूत्र है, हमने एक सूत्र निकाला था कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का, RS बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और R4, ठीक है, ये हमने सूत्र निकाला था। और जब हमारे चारों प्रतिरोध क्या है, एक समान है, तो देखो जब चारों प्रतिरोध एक समान है, चारों की जगह क्या लिख दो, 8 8 लिख दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी 8 लिख दो, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 और 8, यहाँ पे एक तरीके से क्या आ गया, 32 ओम आ गया, ठीक है ना। RS का मान कितना आ गया, 32 ओम। तो हम यहाँ पे एक बार के लिख रहे हैं RS, देखो RS का मान कितना आ गया है, 32 ओम आ चुका, ठीक है। अब देखो RP का मान निकालते हैं। ये जो हमने किया था इसका भी हमने सूत्र पीछे आप बताया था पिछले वाली वीडियो में। इसका अगर सभी प्रतिरोध एक समान है तो इसका सूत्र होता है NR, ठीक है, ये सूत्र होता है। यानी N मतलब कितने प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध है और प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 4 × 8 बराबर 32, तो 32 ओम आ गया। इस तरीके से 32 ओम आ गया, इस तरीके से 32 ओम आ गया। अब देखो RP का मान, RP का मान ज्ञात करने का भी हमने सूत्र बताया था, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। RP का मान ज्ञात करने सूत्र बताया था, अगर सभी प्रतिरोध एक जैसे हो तब,
तो आरपी बराबर क्या होता है, आर बट्टा एन होता है बच्चों। ये सूत्र भी याद करना है हमें। अगर सभी प्रतिरोध आपने एक समान जोड़ रखे हैं तब उनका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में, आरपी का मतलब होता है पैरेलल यानी समांतर क्रम, और आर एस का मतलब होता है सीरीज यानी श्रेणी क्रम। तो आरपी में हमने प्रतिरोध निकालने का सूत्र पिछली क्लास में बताया था। जब सभी प्रतिरोध एक समान हो तो एक प्रतिरोध का मान और जितने प्रतिरोध आपने जोड़े हैं उसका हमें भाग देना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रतिरोध का मान कितना है, प्रत्येक प्रतिरोध 4 ओम का है, सॉरी 8 ओम का है, ठीक है। और कितने प्रतिरोध जोड़ रखे हैं आपने, 4 जोड़ रखे, तो यहाँ पे कितना आ गया, एक तरीके से यहाँ पे मान आ गया 2 ओम। तो आरपी का मान कितना आ गया, 2 ओम आ गया। यहाँ पे आप लिख दो आरपी बराबर कितना, 2 ओम। तो 32/2 यानी कितना आ रहा है, 16 ओम आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी 16 ओम। तो ये जो सूत्र है ये याद रखना है और ये सूत्र याद रखना है। याद, ये सूत्र याद हो जाएंगे ना तब आपको सेकंड भी नहीं लगेगी इन क्वेश्चनों को करने में, ठीक है। ये भी याद रखना और ये भी याद रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। एक चीज हमने देखो यहाँ पे निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है, ये क्वेश्चन का निष्कर्ष देखो क्या है। अगर आप प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो प्रतिरोध बढ़ता जाता है। 8 8 8 8 4 बार आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो प्रतिरोध कितना आ गया, 32 ओम आ गया, ठीक है। अगर आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हो तो प्रतिरोध घटता है। आपने 8 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए, ठीक है, तो प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम आ गया, प्रतिरोध कम आ गया। इसका मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ेगा, समांतर क्रम में प्रतिरोध घटेगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे हम एक बार ऊपर मिटा रहे हैं, फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन ऊपर करेंगे। तो हमने जो पीछे निष्कर्ष निकाला कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध बढ़ेगा, समांतर क्रम में घटेगा। अब पढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन, दो प्रतिरोधकों के श्रेणी और पार्श्व संयोजन के लिए दो VI ग्राफ A व B आरेख में दर्शाए गए हैं। दो प्रतिरोधक हैं, उनका उसमें एक तो श्रेणी क्रम है, दूसरा समांतर क्रम। उनका VI ग्राफ यानी यहाँ पे I ले लिया, यहाँ पे V ले लिया, ये ग्राफ दर्शा दिया। निम्न में से कौन सा ग्राफ प्रतिरोधकों में के लिए क्या है, श्रेणी क्रम है और समांतर क्रम। हमें बताना है इसमें से कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है। ये चीज समझ में आई, इन दोनों ग्राफ में से कौन सा श्रेणी क्रम को बता रहा है, कौन सा समांतर क्रम को बता रहा है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, हमें पता है अभी श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता जाता है, ठीक है, और समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, घटता जाता है। तो इसमें देखो इस ग्राफ को हम यहाँ पे बना रहे हैं, बड़ा करके जूम करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये I है और ये V है, ठीक है। और अगर आपको उल्टा दे दे तो भी आंसर देखो हमारा आ जाएगा, ये V है और ये I। तो I और V के क्वेश्चन तो दिया हुआ है लेकिन VI का भी पूछ सकते हैं, पहले हम ये करते हैं, ठीक है। अब देखो एक ग्राफ इधर जा रहा है, एक ग्राफ इधर जा रहा है, तो बहुत आसान है। देखो आसान क्या है, ये तो A हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया। देखो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो धारा का मान कम होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो सूत्र क्या है, सूत्र है V बराबर I R। तो देखो R बराबर क्या हो जाता है, R बराबर हो जाता है V बट्टा I। यानी अगर आप एक तरीके से प्रतिरोध बढ़ाओगे, R का मान बढ़ रहा है तो धारा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो इनमें से आप ही बता दो कि किसका प्रतिरोध ज्यादा है। देखो ये है, ये एक मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, देखो मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, और एक लाइन इधर खींच दी मैंने, एक लाइन इधर खींच दी। तो देखो ये मान लिया मैंने 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर मान लिया धारा, और ये मान लिया मान लो 6 एम्पियर धारा, और ये वोल्टेज कितनी है, मान लो 2 वोल्ट है। तो देखो 2 वोल्ट पर ये 2 एम्पियर धारा ले रहा है, ये प्रतिरोधक जो कौन से क्रम में जुड़ा है वो हमें बताना है, और उसी 2 वोल्टेज पर ये ज्यादा धारा ले रहा है। तो मतलब ऊपर वाले का प्रतिरोध कम है, ऊपर वाले का प्रतिरोध कम है, तो ऊपर वाला कौन सा है, समांतर क्रम, ठीक है। क्योंकि देखो आप दोनों पर समान वोल्टेज लगा रहे हो, लेकिन ये ग्राफ में धारा 2 ही एम्पियर की आ रही है और इस ग्राफ में धारा कितनी आ गई, 6 एम्पियर की आ गई। यानी इसने ज्यादा धारा ले ली, ज्यादा धारा ले रहा है, धारा ज्यादा ले रहा है, प्रतिरोध कम है, तो समांतर क्रम का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो बी वाला क्या है, समांतर क्रम है, ठीक है, समांतर क्रम, जिसे हम पार्श्व क्रम भी बोल सकते हैं। और ए वाला क्या है, ए है श्रेणी क्रम, इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसमें आप वोल्टेज तो दे रहे हो लेकिन इसका ग्राफ ऊंचा ज्यादा बढ़ नहीं रहा। अब देखो उल्टा, देखो यहाँ पे ये आप मान लो ए और यहाँ पे क्या मान लो बी मान लो, तो इसको बी दे देते हैं,
इसको दे देते हैं ए। अब देखो आपने क्या किया भाई, वोल्टेज आपने बराबर लगाया, ठीक है, वोल्टेज हमने क्या लगाया, बराबर लगा दिया। मान लो या ऐसे कह लो कि ये आगे देखो, ये लाइन आगे, तो देखो आपने धारा क्या एक तो दे दी, मान लो 2 एम्पीयर धारा दे दी, और यहाँ पे वोल्टेज देखो, यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे क्या है 4 वोल्ट। 2 एम्पीयर धारा प्राप्त हो रही है हमें, 2 वोल्ट लगाने पर भी 2 एम्पीयर धारा प्राप्त हो रही है, और 4 वोल्ट लगाने पर 2 एम्पीयर धारा प्राप्त हो रही है। तो हमें कम वोल्टेज लगाने पर भी उतनी धारा प्राप्त हो रही है, ठीक है, और ज्यादा वोल्टेज लगाने पर उतनी धारा प्राप्त हो रही है। यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध ज्यादा है, धारा तो उतनी जरा है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे कम वोल्टेज है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। देखो अगर आप इसको बदल दोगे, इसको बदल दोगे तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ इधर झुका होता है ना, इधर झुका, तब तो आई का मान ज्यादा होता है, लेकिन ये सीधा जा रहा है। तो अगर आपने ग्राफ बदल दिया, आई वी कर दिया, तब तो ऊपर वाले का समांतर क्रम होगा, ये याद कर लो। चाहे आई वी कर दिया तो ऊपर वाले का समांतर क्रम होगा और नीचे वाला श्रेणी क्रम होगा। अगर उल्टा कर दिया तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम, ये हो जाएगा समांतर क्रम। सीधे सीधे आपको लाइन खींच के आप बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई पूछा गया है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, एमीटर का प्रतिरोध निम्न क्यों होना चाहिए। तो एमीटर का प्रतिरोध कम क्यों होना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तो क्यों होना चाहिए। देखो अगर आप क्या करोगे, परिपथ में एमीटर जोड़ोगे और एमीटर क्या करेगा, धारा का मान बताएगा कितनी धारा है। तो अगर आप एमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ज्यादा धारा वही खर्च कर लेगा और बताएगा फिर क्या वो, ठीक है। जैसे मान लो कोई क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, पैसे इधर से उधर कर रहा है, अगर उसकी फीस बहुत ज्यादा है, आपने मान लो 10,000 रुपये भेजे इधर से उधर, उसने मान लो 100 रुपये में काम कर दिया, तब तो चलो ठीक है, लेकिन वो 1,000 रुपये ले रहा है तो उधर तो 9,000 गए ना। तो इस स्थिति में एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। उसका खाली इतना काम है कि भाई साहब तू ये बता कि धारा कितनी है, एमीटर बता देगा धारा इतनी है, और अगर वो खुद ही ज्यादा धारा ले लेगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा ज्यादा खर्च करेगा एमीटर। तो इसलिए एमीटर का प्रतिरोध इसलिए कम होना चाहिए क्योंकि उसमें से धारा प्रवाहित होगी, वो उसको धारा कम लेनी है। प्रतिरोध कम होगा तो थोड़ी सी धारा लेगा और बता देगा कि इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। उल्टा भी हो सकता है, इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक क्यों होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होगा तो उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी और वो सही तरीके से विभवांतर मापन कर सकता है। तो इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है। और वोल्ट मीटर का आ सकता है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक क्यों होता है, एमीटर का प्रतिरोध निम्न क्यों होता है, ये क्वेश्चन आ चुका। तो एमीटर के प्रतिरोध में आपको ये बताना है, वापिस से एक बार देख लीजिए कि एमीटर का प्रतिरोध इसलिए कम होना चाहिए क्योंकि ये धारा का संशोधन करता है। अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ये स्वयं धारा ज्यादा खर्च कर लेगा, फिर धारा का संशोधन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हो गया एमीटर का। और वोल्ट मीटर क्या बताना है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर मापन करता है। तो वो अगर खुद धारा ज्यादा ले लेगा तो विभवांतर मापन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए जिसमें से उसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब देखते देखो ये क्वेश्चन देखना है, वोल्ट मीटर का अल्पतमांक और उसका पाठ्यांक, तो ये चीज देखनी है। तो देखो अल्पतमांक देखने का बहुत आसान तरीका है, अगर यहाँ पे एमीटर आ जाए तो भी आप निकाल सकते हो। देखो कुल मान कितना है हमारे पास, 3 है, कुल मान 3 है, उसको लिख लो 3। अब 3 है तो यहाँ से यहाँ तक कितने भाग है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 3 एक तरीके से वोल्ट है, ठीक है। तो उसको कितने भागों में बांटा गया है, 20 भागों में बांटा गया है। इसका मान देखो कितना होगा, पॉइंट लगाओ, ठीक है, पॉइंट लगाने से यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, 30 आ गया, तो एक बार जा रहा है भाग गया, फिर वापस 10 बच गया, फिर वापस 100 हो जाएगा, 100 कितने बार होगा, 5 बार। तो एक तरीके से अल्पतमांक निकालने का ये तरीका है कि कुल कितना दे रखा है, 3 वोल्ट दे रखा है, कितने भाग दे रखे हैं उसमें उसका भाग दे दो तो आपका मान आ जाएगा। 3/20 से अल्पतमांक कितना आ गया, 0.15, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसका पाठ्यांक पूछा है, तो पाठ्यांक देखो क्या है, देखो मतलब इसका मतलब ये है कि जो ये छोटा सा आपको भाग दिख रहा है ना, ये 1 से 2 के बीच में, इसका मान है 0.15 वोल्ट, ठीक है, ये इसका मान है 0.15 वोल्ट। तो अल्पतमांक कितना, इतना है। तो देखो अब क्या कर रहे हो, ये तीर देखो किस तरफ है, इस तरफ है, यानी 1.5 से 1 आगे और 2 आगे, यानी दो अल्पतमांक आगे हमें पाठ्यांक देखना है। तो देखो 2 अल्पतमांक आगे पाठ्यांक देखना है,
तो इसको किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो इसको 2 से गुणा कर दो तो 0.03 आ जाएगा। ठीक है, यानी आप 0.03 आगे बढ़ गए, यहाँ से यहाँ तक 1.5 तो था ही, 0.03 आगे और बढ़ गए, तो टोटल कितना हो गया 1.5 0.03, इसको हम लिख सकते हैं 1.8 वोल्ट। तो देखो 1.5 0.15 वाला ये रहा और 1.8 वोल्ट वाला ये रहा। इस तरीके से हम पाठ्यांक निकाल सकते हैं। कुल मान दे रखा है, उसको कितने भागों में विभाजित किया उसका मान लिख दो तो अल्पतमांक आ जाएगा। अल्पतमांक निकाल लिया, फिर मतलब हर खांचे का मान आ गया, इसका भी 0.15 है, तो आप 0.15 आगे बढ़ गए, फिर वापिस 0.15 आगे बढ़ गए, यानी एक तरीके से 0.3 आगे बढ़ गए, तो 1.5 में 0.3 जोड़ो 1.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया हमारा आंसर। अब हमें और क्वेश्चन करने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, फिर हमारा ये लेक्चर पूरा होगा। अब हम देखते हैं सीबीएसई का 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन में 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है वो आपको समझा देंगे। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक मान लो बेलनाकार सिलेंडर मान लो जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है और उसका प्रतिरोध R है, और उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान कितना है, रो है। तो इसमें दो चीज पूछी गई है, एक तो LAR रो के बीच संबंध बताना है, और जो विद्युत प्रतिरोधकता है जिसे हम रो भी बोलते हैं या इसे विशिष्ट प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक निकालना है। तो देखो इनके बीच संबंध क्या है, जैसा हम देखा था कि क्या करते हैं, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमणानुपाती होता है। इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो R बराबर क्या आ जाएगा, L/A आ जाएगा। ठीक है, अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे और समीकरण में लाएंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो L/A। तो ये आ गया इन तीनों में संबंध। ठीक है, R बराबर रो L/A, ये एक चीज हो गई। ठीक है, ये एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखो हमें विशिष्ट प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक निकालना है ना, रो का ऐसा ही मात्रक निकालना है। तो हमें रो का ऐसा ही मात्रक निकालना, देखो हम कैसे निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, जो A है इसको इसके गुणा में भेज देंगे और L को इसके भाग में भेजेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा R गुणा A/में L बराबर रो। देखो ये A तो R से गुणा आ गया और ये भाग में, ये ऊपर था ये नीचे आ गया। अब देखो R का मात्रक क्या है, ओम, A का मात्रक क्या है, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, बराबर क्या आ गया, रो। तो ये से ये कट गया, तो रो बराबर क्या आ गया, ओम इंटू मीटर। आप ऐसे लिख सकते हो ओम इंटू मीटर, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये एक आंसर आ गया हमारा कि रो बराबर क्या है, ओम इंटू मीटर, यानी ये विशिष्ट प्रतिरोधकता या विद्युत प्रतिरोधकता का क्या है, मात्रक है। ठीक है, ओम इंटू मीटर, तो ये क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक मान लो तार है जिसकी लंबाई 3 मीटर है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 × 10⁻⁷ मीटर की स्क्वायर है और उसका प्रतिरोध कितना है, 60 ओम है। तो हमें रो का मान पूछा है, यानी इस सूत्र का उपयोग करना है। देखो रो बराबर क्या था हमारे पास, R इंटू A/में L, तो इस सूत्र का उपयोग करके ये सभी मान इस सूत्र में रख दो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। R का मान कितना, 60 रख दिया, A का मान कितना, 4 × 10⁻⁷, R का मान 60 दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है, L का मान कितना है, L का मान है 3। ठीक है, L का मान 3 हो गया। तो अब देखो, अब इनको सरल करो, देखो ये 3 से एक बार गया, ये कितने बार गया, 20 बार गया। अब इसको इससे गुणा कर दो, तो 4 × 20 कितने होते हैं, 80, 80 × 10⁻⁷, मात्र क्या आएगा, ओम इंटू मीटर, इसको हम बोलते हैं ओम। ठीक है, ओम, और ये हो गया मीटर, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको अगर और करो तो इस जीरो को पीछे भेज दोगे तो 1 माइनस का कम हो जाएगा, यानी 8 × 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर, ये भी आंसर हो गया। तो देखो ये है एक नंबर, यहाँ तक संबंध बताना, दूसरा एक नंबर ऐसा ही मतलब निकालना, यहाँ पे ये 2 नंबर का हो गया। ठीक है, ये भी 2 नंबर का सवाल था। अब देखो तीसरा सवाल में क्या बताया गया है, इसी तार का उपयोग हमने किया है। ठीक है, और इस तार को क्या कर दिया, दुगना कर दिया,
यानी 3 मीटर थी इसकी लंबाई, हमने कितनी 6 मीटर इसकी लंबाई कर दी, 6 मीटर लंबाई हो गई। अब यहाँ इसमें क्या पूछा गया है, अब इसमें पूछा गया है कि जो प्रतिरोधकता जो आएगी इस तार की, उसका मान बदल है। तो देखो हमारा जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, ये जो सभी क्वेश्चन है हमारे लेक्चर नंबर 3 से संबंधित है। वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं कराए गए थे क्योंकि लेक्चर वहाँ पे बड़ा हो गया था, ये क्वेश्चन मिला नहीं। अब हमने ढूंढा तो हमने करा दिया, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप हमें तो क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था, विशिष्ट जो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध वाला, उससे संबंधित ये क्या है क्वेश्चन है। तो हमने वहाँ पे बताया था कि प्रतिरोधकता यानी रो का मान केवल ताप पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। हमने ताप नहीं बदला और पदार्थ की प्रकृति मतलब दूसरा पदार्थ लिया नहीं, तार वही ले लिया। तो जब ताप ही नहीं बदला और तार भी नहीं बदला या पदार्थ ही नहीं बदला तो रो का मान भी नहीं बदलेगा। तो आपको यहाँ पे बोलना है विशिष्ट प्रतिरोधकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। वो केवल मात्र पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और ताप पर निर्भर करती है। और यहाँ पे हमने पदार्थ की ना तो प्रकृति बदली ना यहाँ पे ताप बदला, तो इस स्थिति में रो का मान यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान भी नहीं बदलेगा। तो ये जितना पहले था, कितना था पहले 8 × 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर, उतना ही अब आएगा, यानी 8 × 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर ही इसका आंसर होगा। प्रतिरोधकता केवल मात्र ताप पर निर्भर करती है और पदार्थ को बदलने पर प्रतिरोधकता बदलती है। उसकी लंबाई चौड़ाई आप कितनी भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ताप बदलोगे तब प्रतिरोधकता रो का मान बदलेगा, पदार्थ दूसरा ले लोगे तब रो का मान बदलेगा। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन, जो सबसे मजेदार क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं इस क्लास का अंतिम और सबसे मजेदार, सबसे भारी भरकम नंबरों का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2023 में, सेट नंबर 2 पेपर था उसमें आया हुआ है। ये परिपथ दे दिया और इसमें हमें एक चीज और दे रखी है, एमीटर A1 का पाठ्यांक 1 एम्पियर है और 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे हैं और तीसरा क्वेश्चन अथवा में है। तो देखो इन सभी चीजों को हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखो हमने क्या किया है, हमने एक तरीके से कुंजी कर दी ऑन, कुंजी ऑन कर दी, तो इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है और इसने बताया है कि इसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, धारा इसमें जाएगी, 2 हिस्सों में बटेगी, फिर धारा इसमें जाएगी, फिर 3 हिस्सों में बटेगी क्योंकि 3 प्रतिरोध है, फिर धारा वापस आएगी, ठीक है, फिर वापस इसमें 4 हिस्सों में बटेगी, फिर वापस धारा आके यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से ये भी धारा कितनी होगी, यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी वो भी क्या होगी 1 एम्पियर। तो ये हमारी धारा हुई 1 एम्पियर की, इस पूरे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या, A1 और A3 के पाठ्यांकों में क्या संबंध है। तो देखो हमें ये पूछा गया है कि जो A1 यानी एमीटर है पहला वाला और जो तीसरे वाला एमीटर है, इन दोनों के मध्य जो पाठ्यांक है उनमें क्या अंतर है। तो देखो कोई अंतर नहीं है, क्यों, क्योंकि जितनी धारा ये ले रहा है 1 एम्पियर की, उतनी ही धारा अंत में क्या हो रही है, 1 एम्पियर की धारा इसको मिल रही है। तो हम ये बोलेंगे कि A1 और A3 पर दोनों पर जो पाठ्यांक है वो समान होगा, क्योंकि ये दोनों किस तरीके से जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान रहता है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान रहता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। लेकिन समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होगा और विभवांतर का मान क्या होगा, एक समान। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं ये दोनों एमीटर, तो ये दोनों एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों एमीटर में धारा का मान क्या होगा, एक समान। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हम लिखेंगे उत्तर नंबर क A1 व A3 श्रेणी क्रम में है अतः इन पर पाठ्यांक समान, आप लिख सकते कोष्टक में 1 एम्पियर होगा, ठीक है। A1 और A3 के पाठ्यांकों में क्या संबंध है और उत्तर के कारण की पुष्टि दीजिए, उत्तर का कारण बताइए। तो यही है कि A1 और A3 के पाठ्यांक क्या है, समान है, क्योंकि दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, A2 और A3 के पाठ्यांकों में क्या संबंध है, यानी ये जो A2 लगा हुआ है और ये जो A3 है, इनके पाठ्यांक में क्या संबंध है वो देखना है। देखो ये अलग है
और ये अलग तरीके से जुड़ा, ये ना ये एक तरीके से क्या जुड़ा है, दोनों दोनों का जो रास्ता है, दोनों में जो धारा प्रवाहित होगी उसके लिए अलग अलग है। ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें धारा प्रवाहित हुई, ये इधर गई, फिर धारा दो हिस्से में बंट गई, फिर वापस आई, फिर धारा इसमें एक दो तीन हिस्से में बट गई, फिर यहाँ पे धारा वापस जुड़ गई, फिर यहाँ पे धारा वापस जुड़ के एक एम पे धारा वापस बन गई। ठीक है, फिर वापस धारा एक दो तीन चार चार हिस्सों में बट गई। ठीक है, फिर वापस धारा मिलके एक एम्पेयर बन गई। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो हमें ये बताना पड़ेगा कि A2 और A3 के जो पाठ्यांक है वो अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। यानी दोनों एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। इन दोनों में धारा का जो रास्ता है वो अलग अलग होगा, तो उस स्थिति में इनके पाठ्यांक भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ख A1 व A3 में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होगा, क्योंकि इनमें प्रवाहित धारा का पथ अलग अलग है। तो A1 और A3 में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होगा, क्योंकि इनमें प्रवाहित धारा का पथ क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो अंतिम क्वेश्चन जो था पूछा गया है, वोल्टमीटर V1 का पाठ्यांक निर्धारित कीजिए। यानी जो ये V1 वोल्टमीटर लगा है इसका पाठ्यांक निर्धारित करना है। जरूरी नहीं, आपको इसका भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टमीटर लगा के पूछ सकते हैं। तो हमारा अगर हमें सूत्र याद है तो हम इसका आसानी से पाठ्यांक निकाल सकते हैं। इसके अर्थ हम क्या पूछा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो ये दो क्वेश्चन अथवा थे, ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए। अब इनको हम एक बार यहाँ पे मिटो रहे हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि वोल्टमीटर V1 का पाठ्यांक। तो देखो V1 का पाठ्यांक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो प्रतिरोध है ये है समांतर क्रम में, और एक समान प्रतिरोध है, सभी प्रतिरोध 3 ओम के हैं। तो इन 3 ओम के सभी प्रतिरोधों में हमें कुल प्रतिरोध निकालना है। धारा का मान हमें पता है और वोल्टेज हमारा V बराबर IR सूत्र से आ जाएगा। तो देखो हमारा सूत्र क्या काम आएगा, सूत्र है V बराबर IR। ठीक है, I का मान हमें पता है 1 एम्पेयर है, V का मान हमें निकालना है, R का मान हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लें तो आ जाएगा। I का मान और R का मान रख दो तो V का मान आ जाएगा। तो देखो ये किस तरीके से जुड़े हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े। और हमने बताया था कि अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में है और सभी प्रतिरोधों का जो मान है, सभी प्रतिरोधों का मान एक समान है, तो उसका सूत्र क्या है, उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात का सूत्र है R बट्टा N। R मतलब जो प्रतिरोध है उसका मान, बट्टा N मतलब जितने प्रतिरोध आपने समांतर क्रम में जोड़े हैं उनकी संख्या। तो 3/2 ये कितना आ जाएगा, 1.5 ओम। तो ये 1.5 ओम आ गया। अब देखो V1 का मान निकालना है। ठीक है, V1 का मान निकालना है और I का मान कितना है, 1 एम्पियर, और ये कितना आ गया 1.5। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले में जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी होगी, 1.5 वोल्ट होगी। ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ ले आगे कि V2 का मान बताओ, तब देखो क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें ये करना है कि आपने प्रतिरोध तो जोड़ रखे हैं 3 3 3, और कितनी बार जोड़ रखे, 3 बार जोड़ रखे। तो इस प्रकार से जो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, 1 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। अब इसका अथवा क्या पूछा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो देखो परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध सभी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले देखो इसका निकालते हैं। इसका अभी हमने निकाला था, इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकला था, किस सूत्र से निकला था, RP बराबर R बट्टा N। ये सूत्र बहुत काम का है जब प्रतिरोध एक समान हो और समांतर क्रम में हो। तो पहले की बात करें, ठीक है, तो पहले में आप देखिए कि कितना मान आएगा, 3/2 आ गया, 3/2 ओम आ गया, एक आ गया। फिर इसमें लगाते हैं RP का मान, देखो इसमें क्या आएगा, कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 3 प्रतिरोध जुड़े हैं और सभी 3 ओम के हैं। तो इसमें कितना मान आ गया, 1 ओम आ गया। अब देखो इसमें कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इसमें प्रतिरोध जुड़े हुए हैं 3 ओम के 4 प्रतिरोध जुड़े हैं। तो 3/4, ये भी 3/4 ओम आ गया। अब देखो आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे बदल दिया इस तरीके से, यानी इसका तुल्य प्रतिरोध निकाला तो 3/2 ओम, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाला
कितना 1 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध निकाला कितना 3/4 ओम। अब देखो ये क्या है, ये श्रेणी क्रम में आ गए। ठीक है, जब समांतर क्रम वाले को हम श्रेणी क्रम में बदल देते हैं तब हमारा आंसर क्या आ जाता है, आसान हो जाता है निकालना। तो अब ये श्रेणी क्रम में आ गए। अब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध होता है आर एस से प्रदर्शित करते हैं। एस का मतलब सीरीज, पी का मतलब पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है समांतर क्रम, एस का मतलब सीरीज, सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या आते हैं, सभी प्रतिरोध जुड़ जाते हैं। इनको जोड़ दो प्लस इसको जोड़ दो प्लस इसको जोड़ दो। अब देखो लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आ जाएगा 4। 2 में 4 का भाग दिया 2 आया, 2 को 3 से गुणा किया 6 हुआ। ठीक है, यहाँ पे कोई है नहीं तो सीधा 4 से गुणा हो जाएगा। यहाँ से 4 से 4 1 कट गया तो 1 आ गया, 1 को 3 से गुणा करें 3 हो गया। ऊपर आ गया 13/4 ओम। अगर आप इसको थोड़ा सा और सरल करोगे तो 4 का भाड़ा बोलो कितने बार जा रहा है, 4 का भाड़ा जा रहा है 3 बार। ठीक है, 3 बार गया, फिर कितना बच गया, 1 बच गया, फिर नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाते 10 बन गया, 10 बन गया तो 4 का कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 8 आ गया। ठीक है, यानी फिर वापस 2 बच गया, फिर 2 का क्या हो गया 20 हो गया, फिर यहाँ पे 20 का दोगे तो 5 आएगा। तो ये हो गया तुल्य प्रतिरोध 3.25 ओम। तो ये क्वेश्चन हमें बच्चों परीक्षा में पूछा गया था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारे पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और ये आपको करने के लिए पूरे एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहने चाहिए। तो जो हमारे पहले के लेक्चर है उन लेक्चरों को आप देखोगे तब आपके हमने इसी तरीके से पढ़ाया है, जो एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। तो उस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाओ, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया है, तभी आप इतने लंबे समय तक देख रहे हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।